हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए देखते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है। यानी जिज्ञासा का संबंध तो कौन संवेग से है, यानी किस संवेग से है जिज्ञासा का संबंध। तो देखिएगा कि मैकडूगल ने कुल मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने दिया है 14, यानी कुल मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। तो उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो है जिज्ञासा भी आता है, यानी उन 14 मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत तो देखिएगा कि जिज्ञासा भी आता है। तो जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है, यानी किस संवेग से है। तो पहला है कि भय, बी है घृणा, सी है आश्चर्य या डी है भूख। तो आइए देखते हैं कि जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो देखिएगा कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध तो ये आश्चर्य संवेग से है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पहला है कि मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक चरण यानी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो देखिए कि पियाजे के अनुसार बच्चा जो होता है तो वो पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, यानी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक तो हमें किस चीज़ से बचाती है। तो पहला है कि लैंगिक समानता, सामाजिक दायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता। तो आइए देखिएगा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी लैंगिक भेदभाव, लड़की और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें उसी चीज़ से बचाती है, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी वो अवस्था कौन सी है जब एक बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन यानी थिंकिंग प्रारंभ कर देता है। तो पहला है कि वो अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था है, यानी वो अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। या बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तथा डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा इसका आंसर होगा कि वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तो वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि डाट डाट में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विषय में सहायक नहीं है। तो पहला है खेल, बी है भाषण, सी है कहानी लेखन, तथा डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिएगा कि बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, पूछा गया है कि क्या नहीं है, कि बच्चों के सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं है। तो ये है निर्माण संबंधी क्रियाएं, यानी निर्माण संबंधी क्रियाएं तो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। बाकी खेल, भाषण और कहानी लेखन तो ये सारी जो है तो बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक होती हैं, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं तो बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि संवेदी पेशीय अवस्था होती है, यानी कौन सी अवस्था होती है जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है। तो पहला है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, या 12 वर्ष से अधिक। तो देखिए कि संवेदी पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला है कि खेल के मैदान में, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को तो सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा सी है कि गृह में, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को तो सबसे अच्छे तरीके से घर में जो है परिभाषित किया जा सकता है, या ऑडिटोरियम में। तो देखिएगा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वो जगह है विद्यालय एवं कक्षा, यानी कक्षा एवं विद्यालय में
तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डाट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यानी किसके अतिरिक्त देखिएगा कि सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो पहला है कि पौष्टिक की गुणवत्ता, यानी पौष्टिक की गुणवत्ता के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, या संस्कृति, या शिक्षा की गुणवत्ता, या शारीरिक गठन। तो आइए देखते हैं कि शारीरिक गठन, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय, यहाँ पे हो जाएगा शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के विषय में आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। यानी उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो पहला है कि द्रव्यमान और संख्या, उसके बाद द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो ये होगा कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। यानी उत्तर बाल्यावस्था में बालक तो भौतिक वस्तुओं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया। देखिएगा 2 बार प्रभाव आ गया है। ये माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया। तो पहला है कि टर्मन ने, मॉन्टेसरी ने, सेगुइन ने, या अगला देखिएगा कि बर्क ने। तो देखिए कि माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग ये किया है टर्मन ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधारित है। बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला है कि मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, या संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए कि बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है संज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। यानी वो कौन सी विधि है जिसमें उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। तो पहला है जीवन लेखन विधि, बी है समकालीन अध्ययन विधि, सी है दीर्घकालीन अध्ययन विधि, या समाजमिति विधि। तो आइए देखिए कि इसका आंसर होगा कि दीर्घकालीन विधि में उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। यानी पियाजे के अकॉर्डिंग तो एक 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है। तो पहला है कि संरचनात्मक समस्याएं सीखना। यानी पियाजे के अनुसार तो एक 8 वर्ष का बालक संरचनात्मक समस्याएं सीख सकता है, या अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, या समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, या अगला है कि उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो देखिए कि पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक संरचनात्मक समस्याएं सीखना तो ये कर सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी बालक में तर्क करने की क्षमता विकसित करने के लिए तो आप क्या करेंगे। तो पहला है कि सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, या संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, या पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए कि बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए हम जो है संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि। तो बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्यों होती है, क्योंकि देखिए कि उनमें
अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, यानी बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता इसलिए होती है, या प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, या प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न भिन्न अनुभव होता है, या आयु व स्वास्थ्य में असमानता होती है। तो देखिए कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता और अनुमान लगाते हैं, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। तो देखिए कि वो कौन सी प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के माध्यम से माता पिता अपने बच्चे के प्रति अनुमान लगाते हैं कि उनके जो है सभी सकारात्मक गुण हैं, यानी बच्चे के अंदर तो सभी सकारात्मक गुण हैं। तो एक सकारात्मक गुण वो क्या कहलाता है? तो पहला है कि परिवेश का प्रभाव, बी देखिएगा तो बी है कि हावथोर्न का प्रभाव, सी है प्रभाव का नियम, तथा डी है प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो एक सकारात्मक गुण कहलाता है, परिवेश का प्रभाव, यानी परिवेश मतलब माहौल का प्रभाव होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो पहला है आयु, बी है लिंग, सी है वैवाहिक, तथा डी है आवासीय साधन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए असतत चर का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा आयु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयु जो है तो ये असतत चर का उदाहरण नहीं है। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डाट कहलाती है। यानी वो योग्यता कौन सी कहलाती है कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने तथा उनको वर्गीकृत करने यानी उनको विभाजित करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो पहला है कि वो योग्यता संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है, या मनोगतिक प्रक्रिया कहलाती है, या मनोवैज्ञानिक परिघटना कहलाती है, या भावनात्मक व्यवहार कहलाती है। तो देखिए कि सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उन्हें वर्गीकृत करने की योग्यता तो ये कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। यानी मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है तो विकास का अर्थ है, तो वो कौन से विकास का अर्थ है? तो पहला है मात्रारोपण, बी है अंगीकरण, सी है अनुकरण, तथा डी है अभिव्यक्ति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है तो ये अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यानी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता तो कौन सी नहीं है? तो पहला है कि दल समूह में रहने की अवस्था, यानी दल समूह में रहने की अवस्था, तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। या अगला है कि अनुकरण करने की अवस्था, यानी ये अवस्था जो है तो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। या सी है कि करने की अवस्था, यानी क्वेश्चन करने की अवस्था, तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। खेलने की अवस्था, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि खेलने की अवस्था ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो तो कही जाती है। यानी वो कौन सी विचारात्मक प्रक्रिया है जिसमें नूतन यानी नया, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं की प्रस्तुतिकरण निहित हो तो वो प्रक्रिया, वो विचारात्मक प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो पहला है रचनात्मक, बी है अभिनव, सी है बुद्धिमत्ता, तथा डी है नवविचार। तो देखिए कि वह विचारात्मक प्रक्रिया है रचनात्मक, यानी वो रचनात्मक विचारात्मक प्रक्रिया है जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं की प्रस्तुतिकरण निहित होती है, तो वो कही जाती है रचनात्मक विचारात्मक प्रक्रिया। तो सही उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब अगला वाला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यानी कौन सी वो अवस्था है पियाजे के अनुसार कि जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो पहला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी वो अवस्था जो है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदी प्रेरक अवस्था तथा डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यानी वो एज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। यानी वो कौन सी कक्षाएं हैं जिसमें खेल विधि आधारित है। तो पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, यानी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है, या शिक्षण की विधियों पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या अगला है कि शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो देखिए कि वो होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल जो है खेल विधि आधारित होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार तो कौन सा है जो है तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो पहला है सामाजिक संचरण, यानी पियाजे के अनुसार तो सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, या बी है अनुभव, सी है संतुलितकरण, या अगला है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो वो नहीं है सामाजिक संचरण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी वो कौन सी एज है जिसमें जो बच्चे होते हैं अपने समवयस्क यानी अपनी एज वाले बच्चों के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी एक्टिव पर्सन हो जाते हैं। वो कौन सी अवस्था है कि जिसमें जो बच्चा होता है वो अपने साथी यानी अपने हमजोलियों वाले समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो पहला है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है पूर्व बाल्यावस्था तथा डी है बाल्यावस्था। तो देखिए कि वो एज है यानी वो एज है जिसमें बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो उस एज को कहा जाता है किशोरावस्था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।